मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ एक पत्र पढ़ने से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हालात कितने गंभीर हैं और सरकारें कितनी नाकारा हैं और क्यों अब हम फ़िलहाल भारत में बेहद ज़बरदस्त, मज़बूत और तबाहनाक जो कोविड-19 की दूसरी वेव है, सेकंड वेव है, उसके मुहाने पर खड़े हुए हैं। 2 लाख लोग लगातार, अब कल पहली बार ऐसा हुआ कि 2 लाख लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। पहले ये पत्र आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हम आखिर कहाँ खड़े हुए हैं। मैं कल सुबह 7 बजे से लगातार 50 बार प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों पर फ़ोन करता रहा, परंतु ना तो कोई घर पर दवा देने आया और ना ही अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया की गई। प्रशासन की लापरवाही के कारण मधु चंद्रा का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान समय में स्थिति ये है कि कोई डेड बॉडी उठाने वाला नहीं है, कृपया मदद की जाए। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हैं पूर्व ज़िला जज जिनकी पत्नी का देहांत हुआ और ये प्रशासन को ख़त लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है चूँकि उनको समय पर दवाइयाँ और बिस्तर अवेलेबल नहीं हुआ अस्पताल में और अब उनकी पत्नी के मृत शरीर को उठाने वाले लोग नहीं हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि लखनऊ की इस घटना के बाद से कितना ज़्यादा जो गंभीर है कोरोना की स्थिति वो फ़िलहाल पैदा हो रही है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दूसरे राज्यों में क्या हालात हैं। महाराष्ट्र क्यों बेहद ख़तरनाक मुहाने पे खड़ा हुआ है, जहां बहुत बदतरीन हालात बन रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में किस तरह बुरे हालात हैं। लेकिन ये आपको उत्तर प्रदेश का एक मैं उदाहरण देना किया है और ये आप देख रहे हैं तस्वीर जिसमें ये पर्दा लगाकर, टीन का एक पर्दा लगाकर इस जगह को ढका जा रहा है। क्यों ढका जा रहा है? दूसरी तरफ अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये दाह संस्कार की जो तस्वीरें थीं, ये वीडियो थे, ये वायरल हो गए थे और जाहिर है ये हेडलाइंस के लिए अच्छा नहीं है, ये पब्लिसिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये सरकार की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। तो इस इमेज को ढकने के लिए कि इमेज बेहतर हो जाए, यानी लोगों को कोई सहूलत ना हो, लोगों के जीवन बेहतर ना हो, लोगों का बीमार पड़ना या लगातार जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो बेहतर ना हो, बल्कि जो सच्चाई है उस पर पर्दा ढक दिया जाए। इससे शायद बेहतर कोई तस्वीर या और ज़्यादा मैं कहूँगी कि तस्वीर कोई दर्दनाक नहीं हो सकती थी कि जहाँ सरकारें सच्चाई छुपाने के लिए अब इस तरह के पर्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो 2 ये आपको मैंने वाक़े बताए जिसके ज़रिए आप समझिए कि हालात कहाँ पर हैं। और दूसरी तरफ चुनावी रैलियाँ जमकर हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी कई फेज़ का चुनाव बाकी है और लगातार रैलियां हो रही हैं, जिसमें हमने देखा कि देश के गृह मंत्री बाकायदा हज़ारों लाखों की भीड़ में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को हमने देखा वो रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री, उनको भी हमने देखा कि उनकी रैली में हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे और ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। और इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ी लापरवाहियों में से एक लापरवाही हुई वो ये कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और एक तरह से देखा जाए जो पिछले कई सालों में हम सुनने में आ रहा है हिंदू सेंटिमेंट। आप ये देखिए कि ये कुंभ के मेले में जो 30 लाख से ज़्यादा लोग ये जमा हुए, उन्होंने डुबकी लगाई गंगा में। क्या इन सेंटिमेंट के नाम पर इसमें जो भाग ले रहे थे इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम में, क्या वो किस धर्म के मानने वाले लोग थे? वो ज़ाहिर है हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे। और ये सरकार लगातार जो है वो कोशिश करती है कि पहले हम सुना करते थे कि कोई टर्म होता है माइनॉरिटी अपीज़मेंट, अब हम सीधे तौर पर एक बदसूरत चेहरा देख रहे हैं मेजॉरिटी अपीज़मेंट का। एक तुष्टीकरण जहाँ की भावनाओं के नाम पर लोगों को, उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। अब ये 30 लाख से ज़्यादा लोग जो जमा हुए उसमें कई सौ की तादाद में लोग, एक एस्टिमेट ये बता रहा है कि 2000 से ज़्यादा लोग अभी तक ये बताया गया है टेस्ट के बाद कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा एक साधु की मौत भी हो गई है। और ये 2000 की तादाद में आपको तब बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये 30 लाख लोग, इन सब का टेस्ट हुआ जब वो वापस लौटे और अब हमारे पास टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और इसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं। ये एक रैंडम डेटा है जो अवेलेबल हुआ है। जाहिर है इससे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हुए होंगे। तो एक तरफ बिल्कुल अनप्लान्ड लॉकडाउन से पिछले साल हमने देखा कि कैसे हज़ारों लाखों लोग वो उनका जीवन, उनको कितनी बड़ी परेशानियां हुई। और दूसरी तरफ अभी ये नई जो वेव हम देख रहे हैं ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। 2 लाख केसेस आए हैं, 1000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, जो सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के वो सूख रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, जो एम्बुलेंसेज हैं उनके सायरन लगातार बज रहे हैं, अस्पतालों के बाहर के लोग खड़े हुए हैं,
एम्बुलेंसेज में मरीज़ वहाँ लेटे हुए हैं एम्बुलेंस के अंदर और उनको बिस्तर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कि जो हमारा जो पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इवन प्राइवेट का हेल्थ का जो हमारा सिस्टम है, वो पूरे तरीके से चरमरा रहा है। शव उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा कि ये खबर आई कि कैसे कूड़े वाली जो गाड़ियाँ थीं, उनमें शवों को डालकर ले जाया गया। भारतीय नागरिक का जीवन, उसके जीवन की कीमत, उसके जीवन की ये गरिमा, जो ह्यूमन डिग्निटी है, उससे पूरे तरीके से एक तरह से अलग करके देखा जा रहा है। तो कूड़े उठाने वाली गाड़ियों में हमने शवों को जाते हुए देखा। तो कितना हमने देखा पिछले दिनों में कि शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति, खुद देश के बड़े नेता ने ये बात कही कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी बनना चाहिए। लेकिन अब ये देखिए कि आप कब्रिस्तान और शमशान दोनों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसा ही होता है कि जो राजनीति होती है धर्म के नाम पर, उसके बाद जो धर्म के मानने वाले हैं, वही लोग जो धर्म के नाम पर जाकर वोट देते हैं, उन्हीं को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी अगर टीके का हम जिक्र करें, जिसको बेहद स्लो तरीके से, बहुत धीमी गति से जो टीकाकरण चल रहा है भारत में, उसमें अभी सिर्फ 11 करोड़ से कुछ आसपास लोगों को टीका लगाया गया है। और अगर इसकी तादाद हम देखें तो भारत में बड़ी तादाद में, करीब करीब 1.5 करोड़, मैं कहूँगी 14 मिलियन लोग, 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं इन्फेक्टेड हैं, जो कि 3 करोड़ लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फेक्टेड हुए थे। यानी कि हम पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। विश्व गुरु बनने, कोरोना के मामले में विश्व गुरु बनने से ठीक हम बिल्कुल नीचे हैं। और ये भी तब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में लगातार टेस्ट हो रहे हैं, टेस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है, उसके बाद ये डेटा है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से जो सरकार हमें डेटा दे रही है, जो आंकड़े बता रही है, और जो रिपोर्टर्स जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आम लोग जो खबरें बता रहे हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है। और लगातार इस बात को लेकर खबरें छप रही हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हमें सही डेटा, सही फिगर्स नहीं बता रही है इस मामले में। तो जाहिर है एक तरफ कोविड वायरस से बचना है और दूसरी तरफ रोज़गार का संकट मंडरा रहा है कि कैसे अब फिर से अब दिल्ली ने सख्त कदम उठाते हुए जो वीकेंड कर्फ्यू है शनिवार और रविवार का, वो शुरू कर दिया है। और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जिम हैं, रेस्टोरेंट हैं, और कुछ वीकली जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं डॉक्टर कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा ये वायरस डेडली है। अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता, जो कि चेयरपर्सन हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ JNU से। जाहिर है जब एक पूरी तरीके से एक ब्लाइंड स्पॉट जिसे कहते हैं, मैं सुबह से कोशिश कर रही थी देखने की कि मैं जान पाऊँ कि आखिर क्या वजह है इस जो ये भीषण वेव आ रही है, लेकिन आप यकीन जानिए कि कोई भी इसको एक्सप्लेन करने को ढंग से तैयार नहीं है। मैंने सोचा कि राजीव जी से आज बात की जाए, पुराने जानकार हैं और ख़ासकर जो टीके की जो हमारी पूरी प्रक्रिया है उसको भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स पर ही हम रिलाय कर सकते हैं ऐसे वक्त में। राजीव जी, स्वागत है आपका द वायर पर। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, बहुत ही बुनियादी सवाल है, वो ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये वेव दोबारा क्यों आ गई? हमें लगता था कि हम कोविड के सबसे बुरे दौर को हम ख़त्म कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। नहीं, ऐसा तो लगना नहीं चाहिए था कि हम पार कर चुके हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज, USA, UK, इन देशों का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि बार-बार वेव्स आया है, मोर्टेलिटी काफ़ी मात्रा में हुआ है। तो इसलिए एक वेव में इंडिया में ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कभी। सेकेंड वेव का इंतज़ार था। लेकिन ये कितना बड़ा वेव होगा इसका किसी का अंदाजा नहीं था। और जैसे व्लादिमीर नाबोकोव ने लिखा था कि द ब्रेकिंग ऑफ ए वेव कैन नॉट एक्सप्लेन द होल सी। तो अभी हम एक हिसाब से वेव ही देख रहे हैं, सी का अब हम अनुमान ही लगा सकते हैं। आपने देखा है, हम सब ने देखा है कि किस रफ्तार से केसेस 1 लाख से रोजाना 2 लाख तक पहुंच गया। इसका जो मूलभूत कारण है, हालांकि ये लापरवाही के पे ऊपर जोर दिया जा रहा है। लापरवाही तो है, लापरवाही इंडिविजुअल लेवल पे है और सामाजिक तौर पे है, चाहे हम वो पॉलिटिकल रैलीज देखें या रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस देखें या मार्केट्स में जो हमारे जो अपना जो व्यवहार देखें। एक तरफ तो लापरवाही है, दूसरी तरफ है जो न्यू वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, यानी जो न्यू वायरस के जो वेरिएशंस हैं, जिसके ऊपर बार बार हम जोर दे रहे थे, लेकिन डेटा इतना फोर्थकमिंग नहीं था। पंजाब में दी UK वेरिएंट आइडेंटिफाई किया गया था काफ़ी पहले। एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया भर में
roughly between middle of December and end January, लगभग 60 देशों में ये यूके वेरिएंट फैल चुका था और डोमिनेंट वेरिएंट के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा था। और इंडिया का जो सेकंड वेव है वो इसके साथ बिल्कुल जो टेम्पोरल रिलेशनशिप हम कहते हैं, जो टाइम का जो रिलेशनशिप है, बिल्कुल मैच करता है। पंजाब अगर हम देखें, पंजाब यूके वेरिएंट आइडेंटिफाई कर रहा था कई हफ्तों से, और पंजाब में हमने ये राइज देखा है। महाराष्ट्र में जो अलग वेरिएंट्स है वो बहुत पहले आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र के जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं वो बार-बार यही मांग रहे थे डेटा लैब से कि हमें बताया जाए कि वेरिएंट्स का क्या सिचुएशन है। और कल की जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें आपको पता है कि जो डबल म्यूटेंट है इस पे काफी जोर दिया गया है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें लापरवाही को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारी सरकारें सीधे सीधे जो हैं वो ब्लेम, जो आरोप लगा रही हैं वो आम लोगों पे लगा रही हैं। वो अपने ऊपर से सीधे तरीके से अपने कंधे उचकाकर हाथ झाड़ लेती हैं, कहती हैं कि कुंभ की इजाज़त दे देना, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए। इसके अलावा आप ये देखिए चुनावी रैलियों को देखें आप, लाखों की तादाद में हफ्तों गुजर चुके हैं। बिहार चुनाव से लेकर अब 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, उन तमाम में लाखों की भीड़ जमा हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से अगर देखा जाए, अगर ये रैलियां नहीं होती, अगर कुंभ की इजाज़त हम नहीं देते, बड़ी बड़ी शादियों पार्टियों की हम इजाज़त नहीं देते, तो क्या इन्हीं हालात में हम इस वक्त यहाँ खड़े होते? नहीं, नॉट नेसेसरली। दो थोड़े से अलग पहलू हैं। एक तो यह है कि हमारे इंडिविजुअल लेवल पे या हम वर्क प्लेस में देखें, दफ्तर में देखें या मार्केट में देखें, जो इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस है उसमें काफ़ी ढिलाई आ गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ-साथ इस पे भी जोर देना चाहिए कि जो रिस्क कम्युनिकेशन है, जो एक बेसिक पिलर है पैंडेमिक मैनेजमेंट का, शुरू से डब्ल्यूएचओ के डॉक्यूमेंट में जिस पे जोर दिया गया है, रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, वो हमारे देश में लगातार वो एक रिलेटिवली वीक कंपोनेंट रहा है। तो हमें उस लेंस से इसको समझना चाहिए। एक तो इंडिविजुअल या वर्क प्लेस या मार्केट, आई मीन जो छोटे तौर पे जो कांग्रीगेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लोगों के मन में ये मिक्स्ड मैसेज जो है वो एक बिग स्टोरी है कि एक तरफ तो शादी में इतने लोगों से ज्यादा आप नहीं बुला सकते हैं, या क्रिमेशन में ये लिमिट है, या स्कूल में ये लिमिट है, या वर्क प्लेस में 50% अटेंडेंस है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ जब बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस हम देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य में हो, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो, तो ये मिक्स्ड मैसेज एक कंफ्यूजन के तौर पे काम करता है कि इज इट बिजनेस एज यूजुअल या रिस्ट्रिक्शंस। मैं मानता चलूं कोविड, लिविंग विद कोविड क्या है, उस पे काफी कंफ्यूजन। मुझे भीड़ में जाना है या नहीं भीड़ में जाना है, जिस भीड़ को राजनीति इजाज़त देती है उस भीड़ में जाना है, या मुझे जिस भीड़ को मैं पसंद करता हूं उस भीड़ में जाना है? क्योंकि शादी ब्याह में भी लोग जितनी बड़ी बड़ी फंक्शन और पार्टियां कर रहे थे, वो भी अपने आप में सीधे सीधे बीमारी को दावत देना था। अब मुझे 2 आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि क्या ये वायरस पिछले वायरस से, ये जो म्यूटेंट है वो पिछले वाले वेरिएशन जो है वो पिछले वाले से ज़्यादा ख़तरनाक है? क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जो कम उम्र के लोग हैं, यानी कि 40 के अंडर भी जो लोग हैं, 15 to 35 भी खबरें आ रही हैं इस तरह की, कि उन लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा है। तो जैसे पहले हम ये कह रहे थे कि बुज़ुर्गों को पहले टीका लगा देते हैं, बुज़ुर्गों को घर पे रखिए, बुज़ुर्गों को बचाइए, लेकिन अभी 15 से 35 साल के लोगों को भी बचाना होगा। तो ये क्या फ़र्क है? जो सबसे बड़ी फ़र्क है वो ये है कि इसमें इम्यून एस्केप फिनोमेनन है। यानी अगर आपको पहले कोविड हो चुका है या वैक्सीन आप ले चुके हैं, उसके बावजूद कुछ वेरिएंट्स में इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये और तेजी से स्प्रेड कर रहा है। जाहिर है, आंसर हमें दिख ही रहा है कि ये और तेजी से स्प्रेड कर रहा है। जिस तेजी से रोजाना 1 लाख से 2 लाख पहुंच गया, वो 10 दिन में पहुंच गए, तो इस पे कोई शक नहीं है कि ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। क्या इसके मोर्टेलिटी ज्यादा है? इसके 2 पहलू है। कई वेरिएंट्स हैं। कुछ वेरिएंट्स में हो सकता है मोर्टेलिटी कम हो, पर वो मोर्टेलिटी का दर कम है, यानी 100 लोगों में कम मृत्यु होगी। लेकिन इसका एक अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि अगर मैं
ओवरऑल नंबर्स में मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो या टाउन हो या सिटी हो, तो जो टोटल मोर्टेलिटी वो कम दर के बावजूद वो टोटल मोर्टेलिटी एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेंड्स। जी हाँ। तो ये मोर्टेलिटी रेट और टोटल मोर्टेलिटी दोनों पे हमें नजर रखना चाहिए। सो इसमें कोई आइदर और सिचुएशन नहीं है। प्रोफेसर दासगुप्ता, अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सके, ना वर्क है ना होम है, और जो भी कुछ काम धाम था वो भी अब छीनने के लिए तलवार लटक रही है सर पर। लॉकडाउन जो है वो एक आसान बहाना होता है लोगों के पास, पॉलिटिशियंस के पास, हमारी सरकारों के पास, कि जब वो और कोई तरीका उनसे नहीं बन पड़ता, जब वो वैक्सीनेशन को ठीक से आगे नहीं बढ़ा सकते, जब वो चुनावी रैलियां नहीं रोक सकते, जब वो धार्मिक सेंटिमेंट्स की परवाह करके अपीजमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सीधे तौर पर ये सोचते हैं कि एक शॉर्टकट ये है कि लॉकडाउन कर दिया जाए। अभी हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नाइट कर्फ्यूज़, वीकेंड कर्फ्यू, कहीं कहीं पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉकडाउन, यहाँ से अब कहाँ जाएंगे हम? नहीं, फैक्ट ये है कि लॉकडाउन डिसीजन जो है वो हेल्थ सर्विसेज की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर हमारा हेल्थ सर्विसेज ओवरवेल्म्ड हो रहा है, जो हम देख रहे हैं हेल्थ सर्विसेज में ओवरवेलमिंग की सिग्नल्स हैं, क्रिमेटोरियम में ओवरवेलमिंग के सिग्नल हैं, तो लेकिन वो स्ट्रेटजी टाउन बाय टाउन, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ने की जो स्थिति है या जो सिग्नल्स हैं, और उस सिग्नल के साथ ये वेरिएंट जुड़ा हुआ है, बार बार मैं वेरिएंट की इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि द वेरिएंट्स एनालिसिस ऑफ द वेरिएंट्स या वेरिएंट्स का जो डेटा है वो हमें फोरकास्टिंग में फैसिलिटेट करता है उसको। तो मुझे ये पता पड़ जाता है कि आगे कहाँ ये वेरिएंट से ये हेल्थ सर्विसेज पे प्रेशर आना है। तो प्लानिंग उस हिसाब से होना चाहिए, ये नहीं कि बिना लॉकडाउन चल सकता है। लॉकडाउन का यही समय है। पिछले साल जिस समय लॉकडाउन हुआ था या नहीं, वो सही था या नहीं, ये अलग डिबेट है। लेकिन इस समय कई जिले में या कई शहरों में ये सिचुएशन ऑलमोस्ट है कि जहां लॉकडाउन एक्चुअली मैंडेटेड है, और बाकी देशों में भी हमें यही रिजल्ट मिला है, लॉकडाउन प्लस ऑल अदर मेजर्स इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, जहां हम अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर राजीव दासगुप्ता। कहा जाए तो बिल्कुल वो वक्त आ गया है जिसको हम सोच रहे थे कि शायद, मैं ये कहना चाहती थी कि जो सबसे ख़राब वक्त था, मैं ऐसा लग रहा था कि वो गुजर गया है और दूसरी वेव आएगी, या हमें अभी तजुर्बा हो चुका है, हम इसे डील कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे कारोबारी, बड़े कारोबारियों के अलावा छोटे कारोबारी, इसके अलावा जो मज़दूर तबके के लोग हैं, वो लोग जो हर रोज़ खाते हैं, हर रोज़ कमाते हैं, पूरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जितने हज़ारों लाखों लोगों को जो एम्प्लॉय करती हैं, उन सब के ऊपर एक ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि किसी तरह से हम इससे निकलेंगे और सभी लोग, जो राजनीतिक हमारी विचारधाराएं हैं या धार्मिक जो हमारे तमाम विचारधाराएं, उस सब से बाहर निकल कर एक नेशन, एक राष्ट्र की तरह हम एक साथ आके इस वायरस से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत में चर्चा